नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लासेस पर। पिछले वीडियो में हमने अध्याय 1 को कंप्लीट कर लिया था कक्षा 6 का, और आज का हमारा ये वीडियो रहेगा अध्याय 2 पर। और अध्याय 2 को भी हम वन लाइनर में ही कंप्लीट करने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने जो वीडियो को प्यार और स्नेह दिया, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो वीडियो है वो भी आपको उसी तरह से पसंद आने वाला वीडियो है। और अब अपना जो दूसरा अध्याय है, इसको हम शुरू कर लेते हैं। और शुरू करने से पहले एक मुख्य बात जो हर बार दोहराई जाती है और अब फिर दोहरा रहे हैं कि वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। अब देखते हैं हम अपने अध्याय संख्या 2 को, जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश व देशांतर। तो पहला प्रश्न है कि ग्लोब पृथ्वी का एक है, यानी ग्लोब जो है वो पृथ्वी का एक क्या है? तो ग्लोब पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप माना जाता है। यानी हमारा जो ग्लोब होता है वो हमारी पृथ्वी का हूबहू एक कॉपी मानी जाती है कि सेम टू सेम यही है जो हमारी पृथ्वी, जो इसी प्रकार से घूर्णन करती है और इसी प्रकार से ये अपनी अक्ष पर जो है वो झुकी हुई है। तो इसलिए ये हमारे पृथ्वी का क्या होता है? वास्तविक प्रतिरूप होता है। ठीक है, ये पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप होता है। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर। दूसरा प्रश्न है, हमारी पृथ्वी का वास्तविक आकार है, यानी हमारी पृथ्वी का आकार सही रूप में देखें तो है कैसा? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वी जो है वो तो क्या है? गोल है। ठीक है ना, पृथ्वी गोल है, जबकि पृथ्वी गोल है नहीं। तो इसका सही जो आकार है वो कैसा है कि ये जो ध्रुवों पर है, ध्रुवों पर तो थोड़ी चपटी है और मध्य में से थोड़ी सी उभरी हुई है। तो ये है इसका सही आकार। हमारी पृथ्वी का वास्तविक आकार है कि ये ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है, वह मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। तो ये है हमारा सही आंसर। अब प्रश्न संख्या 3 या वन लाइनर नंबर जो 3 है उसको देखिए कि वह काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, उसको कहते हैं क्या? कहते हैं उसको, यानी पृथ्वी जो है सॉरी ग्लोब जो है, ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है। और उस काल्पनिक रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो वो देखिए, उसको कहते हैं हम विषुवत वर्त। क्या कहते हैं? विषुवत वर्त कहते हैं। ये विषुवत वर्त कहलाता है, जो हमारे ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने का काम करती है। या कह सकते हैं कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने का जो काम करती है वो विषुवत वर्त करता है। अब ये विषुवत वर्त रेखा होती कहाँ पर है? वो देखिए आप। जैसे ये एक पृथ्वी का या ग्लोब का आप कह सकते हैं कि आकार है, और इस आकृति में आप देखिए कि विषुवत वर्त रेखा जो है वो कहाँ होती है? इसमें विषुवत वर्त रेखा जो है वो यहाँ से इस प्रकार से पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने का काम करती है। ठीक है, इसका मान भी होता है वो 0 डिग्री माना जाता है। ठीक है, इसको विषुवत वर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत। ठीक है ना, इसको विषुवत विषुवत वर्त जो है वो कहते हैं। और अब आगे प्रश्न संख्या 4 की ओर। चौथा प्रश्न चौथा प्रश्न है, विषुवत वर्त से ध्रुवों तक स्थिति सॉरी स्थित सभी समांतर वर्तों को कहते हैं। यानी विषुवत वर्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वर्तों को क्या कहते हैं? तो वो कहलाते हैं जी अक्षांश रेखाएं। उनको क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। कैसे? एक बार फिर से आप समझिए कि जैसे ये है हमारी पृथ्वी,
और इस पृथ्वी के यहाँ जो बीच में ये विषुवत वर्त है, इस विषुवत वर्त के समांतर जो है कुछ इस प्रकार से रेखाएं खींची हुई होती है पृथ्वी के चारों ओर ये घूम करके आती है। ठीक है। अब इनके बीच में समान दूरी है, यानी इनके बीच में क्या है, समान दूरी होती है और ये चारों ओर जो है वो पृथ्वी की इस प्रकार से घूम करके आती है। तो ये हो गया इनका विषुवत वर्त होता है ये। ठीक है। अब इन रेखाओं के बारे में पूछा कि ये रेखाएं क्या कहलाती हैं, तो ये जो रेखाएं खींची गई है इनको कहते हैं अक्षांश रेखाएं। क्या कहते हैं इनको? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अब प्रश्न संख्या 5। पांचवा प्रश्न है, अक्षांश को मापा जाता है, यानी अक्षांश रेखाएं जो होती है उनको कैसे मापा जाता है? तो अक्षांश रेखाओं को जो मापा जाता है उसको कहते हैं अंश। क्या कहते हैं? अंश। तो ये हो जाएगा हमारा सही। अक्षांश रेखाओं को मापा जाता है हमेशा अंश में। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 6 है, विषुवत रेखा का मान होता है। प्रश्न संख्या 6 है, विषुवत रेखा का मान होता है, यानी विषुवत रेखा जो होती है उसका मान कितना होता है डिग्री में? तो विषुवत वर्त मैंने आपको पहले भी बताया कि विषुवत वर्त जो होता है उसका मान 0 डिग्री होता है। ठीक है। ये एक पृथ्वी और पृथ्वी के बीच में ये जो विषुवत वर्त होता है इसका मान 0 डिग्री होता है। ठीक है। तो ये 0 डिग्री इसका मान होता है। अब आगे प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है, 90 डिग्री अंश उत्तरी अक्षांश दर्शाता है, यानी 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो होता है वो क्या दर्शाता है? वो दर्शाता है उत्तरी ध्रुव को। क्या दर्शाता है वो? उत्तरी ध्रुव को। अब कैसे वो समझिए आप कि जैसे ये हमारी एक पृथ्वी है और इस पृथ्वी के अगर हम देखें, इस पृथ्वी में आप देखिएगा कि यहाँ तो है हमारी 0 डिग्री रेखा जिसको विषुवत हमने बोला। जी ठीक है। इसको क्या बोला? इसको बोला हमने विषुवत। ठीक है ना, इसको विषुवत कहते हैं। हो गया विषुवत। और इसका मान होता है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री से लेकर के आप अगर उत्तर की ओर चल रहे हो, ठीक है, तो ये कहलाता है इसका उत्तरी ध्रुव। क्या कहलाता है? उत्तरी ध्रुव कहलाता है ये उत्तरी ध्रुव होता है। और इसके दक्षिण की अगर आप ओर आ रहे हो तो ये होता है इसका दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि यहाँ से लेकर के 90 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं, क्योंकि 0 डिग्री से लेकर के और आप अगर उत्तरी ध्रुव तक आगे बढ़ते हैं तो यहाँ तक आपको 90 अक्षांशों को पार करना पड़ेगा। ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 0 डिग्री रेखा के उत्तर की अगर आप जा रहे हो उत्तर की ओर तो आपको 90 डिग्री अंश चलना पड़ेगा। ये कहलाता है उत्तरी अक्षांश। और 90 डिग्री अगर आप दक्षिण की ओर आ रहे हो तो ये कहलाता है दक्षिणी अक्षांश। ठीक है। तो अब चलते हैं हम वापिस प्रश्न पर। तो प्रश्न हमारा 7 नंबर ये था कि 90 अंश उत्तरी अक्षांश दर्शाता है किसको? तो ये होता है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वो उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है। वो क्या होता है? उत्तरी ध्रुव होता है। अब 90 डिग्री इसके विपरीत उल्टा प्रश्न जो है आप कह सकते हो आया है कि 90 डिग्री अंश उत्तरी अक्षांश को दर्शाता है। सॉरी, उत्तरी नहीं, यहाँ दक्षिणी करना है। ये दक्षिण है। ठीक है। तो 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश को दर्शाता है, तो वो हो गया दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। ये हो गया हमारा दक्षिणी ध्रुव। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। 9वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। 9 नंबर प्रश्न है कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या होती है, यानी अक्षांश रेखाएं जो होती है उन अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? तो अक्षांश रेखाओं की संख्या है वो टोटल या कुल संख्याएं जो होती है वो होती है 181, क्योंकि इसमें 0 डिग्री रेखा जो होती है उसको साथ में काउंट किया जाता है। ठीक है। कैसे हुई? क्योंकि 90 डिग्री तो हो गया उत्तर में
और 90 डिग्री हो गया दक्षिण में। ठीक है? कैसे? कि ये पृथ्वी और 90 तो होता है उत्तर में और 90 ही होता है इसके दक्षिण में और बीच में हो गई हमारी 0 डिग्री रेखा। तो 9 और 9 18 यानी 180 तो ये हो गए प्लस ये 0 डिग्री इसको भी साथ में काउंट किया जाता है। तो टोटल संख्याएँ अक्षांश रेखाओं की होती है 181। अब आगे प्रश्न संख्या 10 की ओर 10वां प्रश्न। प्रश्न संख्या 10 है कर्क रेखा स्थित है यानी कर्क रेखा कहाँ पर स्थित है? तो कर्क रेखा है वो हमारी पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो ये हो जाएगा हमारा सही कि उत्तरी गोलार्ध में क्या है? कर्क रेखा स्थित है। अब कर्क रेखा क्या होती है? ये हमारी पृथ्वी के जो 0 डिग्री रेखा से ऊपर अगर आप चलते हो तो यहाँ आती है 23 डिग्री, जिसको हम बोलते हैं 23.5 डिग्री रेखा। ठीक है? 23.5 डिग्री रेखा जो होती है उसी को कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं इसको? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है क्योंकि इस 0 डिग्री रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और इसके दक्षिण में होता है दक्षिणी गोलार्ध। तो 23.5 डिग्री रेखा जो है वो उत्तर की ओर होती है, तो इसीलिए इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। ठीक है? कर्क रेखा कहाँ स्थित होती है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित होती है। अब कर्क रेखा का मान कितना होता है? यानी कर्क रेखा का मान कितना होता है? तो कर्क रेखा का जो मान होता है वो होता है 23.5 डिग्री। ठीक है? कितना होता है? 23.5 डिग्री इसका मान होता है, याद रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 12 की ओर 12वां प्रश्न कि विषुवत वर्त का मान कितना होता है? यानी विषुवत वर्त कह दो या आप जो है इसको 0 डिग्री अक्षांश भी कह सकते हैं। तो इस विषुवत वर्त का जो मान होता है वो 0 डिग्री होता है। इसको विषुवत भी कहते हैं और 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं। ठीक है? तो इसका मान हमेशा 0 होता है क्योंकि यहाँ से शुरुआत होती है अक्षांशों की। अब प्रश्न संख्या 13। 13 नंबर प्रश्न है मकर रेखा स्थित होती है। अब पूछा है मकर रेखा जो है वो कहाँ स्थित होती है? तो मकर रेखा होती है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होती है। पृथ्वी के 2 गोलार्ध होते हैं। ठीक है? पृथ्वी के कितने गोलार्ध होते हैं? 2 गोलार्ध होते हैं। अगर देखें जैसे ये वापिस से ये है हमारी पृथ्वी और पृथ्वी के जो 2 गोलार्ध हैं उनको एक बार फिर से देखिए आप कि एक तो हो गया उत्तरी गोलार्ध ये, एक ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है? तो इसके उत्तर में यहाँ तो होती है जिसको हम कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और इसका मान होता है कर्क रेखा का मान कितना होता है? 23.5 डिग्री। ठीक है? इसका मान होता है 23.5 डिग्री रेखा मान होता है। अब इसने पूछा कि मकर रेखा कहाँ स्थित होती है? तो मकर रेखा है वो इस 0 डिग्री के दक्षिण में होती है। ठीक है? ये हो गया मकर, ये मकर रेखा होती है जो 0 डिग्री के दक्षिण में स्थित होती है। अब इस मकर रेखा का भी मान कितना होता है? 23.5 डिग्री ही होता है, लेकिन इनमें अंतर क्या है? क्योंकि 23.5 डिग्री तो मान ये है और 23.5 डिग्री मान ये है। अब इनमें अंतर क्या है? अंतर ये है कि ये तो है हमारा उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है? ये तो है उत्तरी गोलार्ध में, तो 23.5 डिग्री के आगे हमेशा लगा हुआ आएगा उत्तरी। ठीक है? और इसमें हम लगाएंगे दक्षिणी। तो इस प्रकार से हम अंतर कर सकते हैं कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं मकर रेखा। तो 0 डिग्री के दक्षिण की ओर होता है वो 23.5 डिग्री मकर रेखा कहलाती है और 0 डिग्री के उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री रेखा होती है उसको कहते हैं कर्क रेखा। हो गया होगा क्लियर आपको कर्क रेखा और मकर रेखा? तो चलिए अब वापिस से चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 14वां प्रश्न है। 14वां प्रश्न ये कह रहा है कि कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? यानी कर्क रेखा होती है और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो भाग होता है उसको क्या कहेंगे? तो चलिए एक बार फिर से आप देख लेते हैं इस क्षेत्र को क्या कहेंगे। तो एक बार फिर से चलो
जैसे ये हमारी पृथ्वी हुई और इस पृथ्वी के ये होगी हमारी 0 डिग्री रेखा। अब इसमें हमें क्या-क्या बनाना है कि कर्क रेखा और मकर रेखा 2 ये दर्शानी है। तो ये हो गई हमारी कर्क रेखा और ये हो गई हमारी मकर रेखा, ठीक है? इसको कहते हैं मकर और इसको कहते हैं कर्क। अब इसके बीच का जो भाग है, ये जो भाग है, इस भाग को क्या कहते हैं? इसके बारे में पूछा है। इसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है ना? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि सूर्य जो है वो सबसे ज़्यादा अगर देखें तो सबसे ज़्यादा सूर्य जो है वो सीधा यहीं चमकता है, इसी क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा सूर्य जो है वो सीधा चमकता है, ठीक है? ये जो क्षेत्र होता है पृथ्वी का बीच का भाग जो बिल्कुल सूर्य के क्या होता है? सामने होता है और सूर्य जो है वो सबसे ज़्यादा अपना ऊष्मा, अपना प्रकाश जो है वो इसी क्षेत्र पर डालता रहता है। इसी वजह से इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। अब चलते हैं हम प्रश्न संख्या 15 की ओर कि सूर्य की सबसे अधिक ऊष्मा सूर्य की सबसे अधिक ऊष्मा जो है यहाँ ऊष्मा करना है, ऊष्मा। सूर्य की सबसे अधिक जो ऊष्मा है वो कौन-सा क्षेत्र प्राप्त करता है? यानी सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करने वाला कटिबंध कौन-सा है? तो वो अभी हम पढ़ के आए हैं कि वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। ठीक है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो भाग है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, वो सबसे ज़्यादा ग्रहण करता है सूर्य के ऊष्मा को। अब प्रश्न संख्या 16 की ओर। 16 नंबर प्रश्न है सूर्य की किरणें किरणें जो हैं वो तिरछी गिरती है कि सूर्य की जो किरणें हैं वो तिरछी किस क्षेत्र पर गिरती है? तो सूर्य की किरणें जो है वो तिरछी गिरती है वो है शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र पर, ठीक है ना? शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र है उस पर सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी गिरती है। इसकी वजह क्या है? तो समझिए, इसकी वजह ये है एक बार फिर से आप समझिए कि ये हमारी पृथ्वी और ये हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आ गया बीच का, ठीक है? और उसके बाद में एक रेखा यहाँ होती है और एक रेखा यहाँ होती है, लेकिन ये बीच का जो क्षेत्र और बच गया, इसको कहते हैं क्या? इसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं इसको? शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, ठीक है ना? इसको शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और यहाँ जो है वो सूर्य प्रकाश जो सूर्य का पहुँचता है, वो काफ़ी मात्रा में तिरछापन होकर के पहुँचता है। यानी इसका प्रकाश जो है सूर्य का यहाँ तिरछा हो जाता है, किरणें तिरछी हो जाती हैं। इस वजह से यहाँ न तो ज़्यादा गर्मी रहती है और न ही ज़्यादा सर्दी रहती है। ये शीतोष्ण यानी शीत और उष्ण यानी गर्मी और सर्दी दोनों ही इस क्षेत्र में जो है वो रहती है। अब प्रश्न संख्या 17 की ओर। 17 नंबर प्रश्न है कि मध्यम तापमान कहाँ रहता है? तो वो अभी हमने पढ़ा। मध्यम तापमान जो रहता है वो रहता है शीतोष्ण कटिबंध पर। किस पर रहता है? शीतोष्ण कटिबंध पर रहता है क्योंकि सूर्य की यहाँ किरणें जो है वो क्या हो जाती है? तिरछी पड़ने लगती है और इसी वजह से यहाँ तापमान है वो सम रहता है, मध्यम रहता है। ठीक है ना? न ज़्यादा गर्मी रहती है और न ही ज़्यादा सर्दी पड़ती है यहाँ पर। अब प्रश्न संख्या 18 की ओर और बीच में एक बार फिर से मैं आपको याद दिला देता हूँ कि आज हमारा ये दूसरा वीडियो है कक्षा 6 का और इसमें अध्याय संख्या 2 को हम कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर दें और अपने साथी को ज़रूर इसको शेयर करें ताकि उन बच्चों को भी थोड़ा और लाभ प्राप्त हो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है क्योंकि पिछली बार भी मैंने देखा था कुछ बच्चों ने कमेंट किया था और आज फिर से आपको याद दिला रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। कोई अगर आपको कमी लगती है तो वो ज़रूर बताएँ, उसमें भी सुधार किया जाएगा। अब प्रश्न संख्या 18। 18 नंबर प्रश्न है कि सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? यानी सूर्य जो है वो क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाता, तो वो क्षेत्र
कौन-सा कहलाता है? वो कहलाता है जी शीत कटिबंध क्षेत्र। क्या कहलाता है वो? वो कहलाता है शीत कटिबंध क्षेत्र। कैसे? तो एक बार फिर से आप समझिए इस चीज़ को कि जैसे यहाँ से अब सूर्य अगर चमक रहा है, तो यहाँ तो प्रकाश पहुँचेगा सूर्य का बिल्कुल सीधा और यहाँ इसकी किरणें हो जाती हैं, वो तिरछी हो जाती हैं। लेकिन ये जो भाग बच गया ऊपर वाला, जिसको हम ध्रुव बोलते हैं, इन ध्रुवों और ध्रुवों से थोड़ा भाग नीचे तक जो है, यहाँ तक सूर्य का प्रकाश ज़्यादा नहीं पहुँच पाता है। और नहीं पहुँचने की वजह से क्या है कि इस क्षेत्र पर हमेशा जो है वो बर्फ़ जमी रहती है और इस क्षेत्र में हमेशा सर्द ऋतु रहती है, तो इसको कहते हैं शीत कटिबंध। क्या कहते हैं इसको? शीत कटिबंध कहते हैं। तो ये हो जाएगा कि सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं जाता, इस क्षेत्र को क्या कहेंगे? इस क्षेत्र को हम कह देंगे शीत कटिबंध क्षेत्र। ठीक है? तो ये रहेगा हमारा सही। प्रश्न संख्या 19 नंबर प्रश्न है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? यानी उत्तरी ध्रुव है और उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई जो रेखा होती है काल्पनिक, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जी देशांतर रेखाएँ। क्या कहलाती हैं वो? देशांतर रेखाएँ कहलाती हैं। ठीक है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को कहते हैं हमें देशांतर रेखाएँ, ठीक है? इस प्रकार से ये उत्तरी हो गया और ये दक्षिणी हो गया, तो इसको यहाँ इस प्रकार से मिलाने वाली जो रेखाएँ होती हैं, इनको क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं देशांतर रेखाएँ, ठीक है? चलिए प्रश्न संख्या 20 की ओर। 20 नंबर प्रश्न है कि 0 डिग्री देशांतर को माना जाता है, यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा जो होती है उसको क्या कहेंगे? तो 0 डिग्री देशांतर रेखा जो होती है, ये होती है बीच में 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है ना? जो उत्तर से दक्षिण तक खींची जाती है और इसके समांतर जो है वो खींची जाती है अक्षांश रेखाएँ, ठीक है? तो ये बीच में जो रेखा होती है इसको कहते हैं हम 0 डिग्री रेखा। और इसको 0 डिग्री को अन्य नाम से जाना जाता है, वो है जी हमारा यमोत्तर, ठीक है? तो 0 डिग्री देशांतर को यमोत्तर भी कहते हैं, याद रखना इस चीज़ को। प्रश्न संख्या 21 नंबर प्रश्न है पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध व पश्चिमी गोलार्ध में बाँटने वाली रेखा को कहते हैं। यानी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बाँटती है एक रेखा, ठीक है? उसको देखते हैं क्या कहते हैं कि पहले तो क्या होता है कि पृथ्वी इस प्रकार से 2 भागों में और बँट जाती है, तो इसके बीच में ये होती है 0 डिग्री रेखा और इस 0 डिग्री के इधर वाला जो भाग होता है, ये अलग गोलार्ध होता है और इस भाग को अलग गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। तो इसको तो कहते हैं पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है? इसको क्या कहते हैं? पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं इसको और ये होता है हमारा पूर्वी गोलार्ध, ठीक है? ये होता है हमारा पूर्वी गोलार्ध इस भाग को। तो अब यही हमसे पूछा गया है कि पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध को बाँटने वाली जो रेखा होती है उसको क्या कहेंगे? तो वो मुख्य यामोत्तर होता है, ठीक है? यानी जिसको हमने 0 डिग्री क्या माना? देशांतर, ठीक है? तो 0 डिग्री देशांतर रेखा जो होती है ये 0 डिग्री रेखा, ये हमारी पृथ्वी को 2 भागों में बाँटती है, जिसको एक तो हम कहते हैं पश्चिमी गोलार्ध, एक को कहते हैं हम पूर्वी गोलार्ध, ठीक है? ये हमारी 0 डिग्री रेखा है, ये बाँटती है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में। अब प्रश्न संख्या 22। प्रश्न नंबर 22 है देशांतर रेखाओं की कुल संख्या होती है, यानी देशांतर रेखाएँ जो होती है उनकी कुल संख्याएँ कितनी होती है? अब देशांतर रेखाएँ हैं वो इस प्रकार से खींची जाती है, ठीक है? आप देखिए इस प्रकार से जो है वो देशांतर रेखाएँ खींची जाती है, जैसे खरबूजे पर जो लाइनें बनी हुई होती है ना, उसी प्रकार से ग्लोब पर भी कुछ ऐसी लाइनें बनी हुई होती हैं। इसको कहते हैं हम देशांतर रेखाएँ। अब ये देशांतर रेखाओं की संख्या होती कितनी है? तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या होती है 360। कितनी होती है? 360 रेखाएँ होती हैं। तो ये हो जाएगा हमारा सही।
तो इसमें हम कर देंगे 360 वाला ये, ठीक है। तो याद रखना देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। 360, तो इसके अगर बात करें पृथ्वी के पश्चिमी भाग में तो होती है 180, और पूर्वी भाग में भी कितनी होती हैं 180, ठीक है। तो टोटल मिलाकर के दोनों को जोड़ने पर होता है 360 कुल योग। तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या हो गई 360। प्रश्न संख्या 23, प्रश्न संख्या 23 पढ़ें। प्रश्न संख्या 23 है कि यामोत्तर रेखा को ही कहते हैं, यानी यामोत्तर रेखा को और क्या कहते हैं, तो यामोत्तर रेखा को ही हम कहते हैं ग्रीनविच रेखा, ठीक है। ग्रीनविच रेखा है उसको यामोत्तर भी कह सकते हैं, ठीक है। यामोत्तर कह दो या ग्रीनविच रेखा कह दो, एक ही बात है। अब अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है। प्रश्न संख्या 24 है कि लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, यानी लंदन जो है उसका एक शहर है जिसका नाम है ग्रीनविच शहर। क्या नाम है उसका? ग्रीनविच शहर। तो इस शहर से गुजरने वाली जो रेखा है जिसको हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं, ये ग्रीनविच रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, इसीलिए इसका नाम जो है वो रखा गया है ग्रीनविच। क्या रखा गया? ग्रीनविच रखा गया है। अब प्रश्न नंबर 24 की ओर, सॉरी 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के घूर्णन की सही दिशा क्या है, यानी पृथ्वी जो है वो किस प्रकार से घूर्णन करती है, उसकी गति किस दिशा से किस दिशा की ओर है। तो पृथ्वी की घूर्णन की जो गति है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है, ठीक है। यानी यहाँ पश्चिमी हो गया और पश्चिम से ये इस प्रकार से घूर्णन करती है, ठीक है। तो पृथ्वी की घूर्णन गति का सही दिशा क्रम है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। प्रश्न संख्या 26, 26 नंबर प्रश्न, ग्रीनविच रेखा के पूरब में स्थित सभी स्थानों का समय ग्रीनविच रेखा के समय से होता है। तो ग्रीनविच रेखा के अगर कोई भी क्षेत्र पूरब में है, किस ओर है? पूरब में अगर होता है तो उसका समय हमेशा क्या होता है? आगे होता है। और इसी प्रकार से मिलता जुलता प्रश्न ये भी है कि ग्रीनविच रेखा के पश्चिम में स्थित सभी स्थानों का समय ग्रीनविच रेखा के समय से क्या होता है? पीछे होता है, क्योंकि ग्रीनविच रेखा के पश्चिम में जो क्षेत्र हैं उनका समय हमेशा ग्रीनविच रेखा के समय से होंगे पीछे, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रख लेना कि ग्रीनविच रेखा के अगर पूर्व में कोई क्षेत्र है तो उसका तो समय होगा आगे, और जो ग्रीनविच रेखा के पश्चिम में स्थित होता है क्षेत्र उसका समय रहेगा हमेशा पीछे। अब प्रश्न संख्या 28, 28 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में घूमती है, यानी एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को लगभग 24 घंटे का समय लगता है, तो वो कितनी डिग्री घूमती है? तो पृथ्वी लगभग 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। कितनी घूम जाती है? 360 डिग्री घूम जाती है। अब 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो इसी से मिलता जुलता अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29 है कि एक घंटे में पृथ्वी घूमती है, एक घंटे में पृथ्वी कितनी डिग्री घूमती है? तो वो घूमती है जी 15 डिग्री, ठीक है। 15 डिग्री घूम जाती है एक घंटे में हमारी पृथ्वी। अब प्रश्न संख्या 30, प्रश्न संख्या 30 है कि पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में समय लगता है, यानी पृथ्वी अगर 1 डिग्री को पार करती है, 1 डिग्री अगर घूमती है तो उसको समय कितना लगेगा? तो 1 डिग्री घूमने में समय लगता है पृथ्वी को हमेशा 4 मिनट का। कितना समय लगेगा? 4 मिनट का समय लगेगा। अब प्रश्न नंबर 31 पे, 31 नंबर है कि भारत की मानक समय रेखा क्या है? यानी भारत की मानक समय रेखा है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर।
यानी भारत की मानक समय रेखा माना गया है इस रेखा को, जिसका मान है 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है ना, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ये पूर्वी लगाना जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि देशांतर रेखाएं और देशांतर रेखाओं के पूर्वी या पश्चिमी लगाना जरूरी होता है। तो भारत का जो समय है वो पूर्वी देशांतर रेखा पर निर्धारित है पूरा का पूरा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, और उससे पहले थोड़ा सा एक बार समझिए कि वो रेखा है कहाँ। इस मैप में देखिए, इस मैप में देखिए आप, इस मैप में आप देख पाएंगे कि यहाँ जो भारत के बीच में से एक डैश 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 लाइन करके जो लाइन गुजर रही है, ये ये जो लाइन है, इस लाइन को ही क्या कहते हैं, इस लाइन को ही कहते हैं 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। ठीक है, ये पूर्वी देशांतर है जो पूरे भारत का समय का निर्धारण करती है। ठीक है, ये भारत का मानक समय रेखा माना जाता है। ठीक है, और इसका मान 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ठीक है, अब आगे अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि भारत ग्रीनविच रेखा के पूरब में कितनी डिग्री आगे है। तो भारत जो है वो ग्रीनविच रेखा के पूरब में 82.5 डिग्री पूरब में स्थित है। ठीक है, तो ये होगा हमारा उत्तर सही। भारत ग्रीनविच रेखा के पूरब में है और कितने पर है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। अब आगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 ये है कि भारत का समय ग्रीनविच रेखा के समय से कितना आगे है। तो भारत का जो समय है वो ग्रीनविच रेखा के समय से है वो 5.5 घंटे आगे है। 5.5 घंटे आगे है भारत का समय, क्योंकि भारत का समय जो है वो किस रेखा से निर्धारित किया गया है, इस 82.5 डिग्री रेखा से निर्धारित किया गया है। और 82.5 डिग्री रेखा पूर्वी देशांतर है, और पूरब में जितने भी देशांतर होते हैं उनका समय हमेशा क्या होता है, आगे होता है पश्चिम से। तो यही कारण है कि हमारा जो समय भारत का है वो ग्रीनविच रेखा जो लंदन का शहर है उससे 5.5 घंटे हम आगे हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि रूस में कितने मानक समय रेखाओं को माना गया है, क्योंकि किसी भी देश में एक न एक मानक समय रेखा है वो जरूरी होती है, जिससे संपूर्ण देश का समय है वो निर्धारित किया जाता है। उसी प्रकार से भारत में तो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, लेकिन रूस में जो है वो एक से ज्यादा मानक समय रेखाओं को माना गया है। तो रूस में कितने मानक समय रेखाएं हैं, रूस में है 11 मानक समय रेखाएं। ठीक है, याद रखना, रूस में 11 मानक समय रेखाओं को माना गया है जो रूस के अलग अलग क्षेत्रों का समय निर्धारण करती है। 35 नंबर प्रश्न है, अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं। यानी अक्षांश रेखाएं हमने पढ़ ली, देशांतर रेखाएं हमने पढ़ ली, लेकिन अब ये बताइए कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं, उन अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं। तो एक बात देखिए, जैसे अक्षांश रेखाएं तो हम इस प्रकार से खींचते हैं, इस प्रकार से चित्र में हमने जैसे ये खींच दी हमने अक्षांश रेखाएं। ठीक है, इस प्रकार से हमने अक्षांश रेखाएं खींची, तो ये तो हो गई अक्षांश रेखाएं। और ये जो आ रही है ये हो गई हमारी देशांतर रेखाएं। ठीक है, और इस प्रकार से अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो ये जाल है, इस जाल को क्या कहते हैं, तो इस जाल को कहते हैं ग्रिड। क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। ठीक है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो जाल होता है उसको कहते हैं ग्रिड। तो ये हो जाएगा हमारा सही कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं को ही क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। इसके जाल को ग्रिड के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या आगे 36। 36 नंबर प्रश्न ये है कि दो देशांतरों के बीच जो है वो दूरी कितनी होती है। यानी एक देशांतर से दूसरे देशांतर में अगर देखें तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर में
जाने के बीच में कितने किलोमीटर की दूरी होती है एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखा के बीच में? तो इसमें देख पा रहे हैं कि 111, ठीक है? ये देखिए, यानी इसमें होती है वो 111.32 किलोमीटर की जो है वो दूरी होती है, ठीक है? तो एक देशांतर ये है, और अगर इस देशांतर तक आप जाते हो तो आपको चलना पड़ेगा वो 111.32 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो ऐसे याद रख लेना कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचने में बीच में जो दूरी होती है वो होती है 111.32 किलोमीटर की। अब अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न संख्या 37 प्रश्न संख्या 37 है कि शीत कटिबंध पाया जाता है। शीत कटिबंध है वो कहाँ पाया जाता है? तो शीत कटिबंध ये क्षेत्र है वो ध्रुवों के नजदीक होता है। कहाँ पर होता है? ध्रुवों के नजदीक होता है, क्योंकि यहाँ हमेशा क्या जमी रहती है? बर्फ जमी रहती है। तो जैसे ये हो गया हमारा उत्तरी ध्रुव। देखिए आप, ये है हमारा उत्तरी ध्रुव, और इसके बिल्कुल नीचे जो है वो है दक्षिण ध्रुव। तो इसने कहा था कि शीत कटिबंध है वो कहाँ रहते हैं? तो ये क्षेत्र शीत कटिबंध के अंतर्गत आता है, ठीक है? तो यहाँ हमेशा क्या जमी रहती है? बर्फ जमी रहती है। तो शीत कटिबंध हमेशा ध्रुवों पर पाए जाते हैं, चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो और चाहे वो दक्षिणी ध्रुव हो। ये थी हमारी आज की क्लास, और इस क्लास में हमने अध्याय संख्या 2 को पूर्ण किया। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है? अपनी राय जरूर दें, और वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट अपना ज़रूर लिखें, और क्लास को अच्छे से देखें, क्योंकि एक भी ऐसा पर्सन नहीं बचा है जो हमने इस पाठ में पूर्ण नहीं किया हुआ हो। पूरे संपूर्ण पाठ को हमने वन लाइनर में कंप्लीट कर लिया है, और आगे भी आपको जो है इस प्रकार से तीसरे पाठ का भी वीडियो है वो आगे आने वाले संडे को प्राप्त हो जाएगा। तब तक के लिए एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।